अस्सलाम वालेकुम। कल हमने यहाँ तक कर लिया था मेल रिप्रोडक्टिव एनाटमी का। मैंने आपको बताया था कि ये जो पाथवे है ना स्पर्म का, वो आप एक बार देख लेना 7 अप वाला। और दूसरी ये बात कि ये होता है ना स्किन सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया और कॉर्पस कैवर्नोसम। ये कॉर्पस कैवर्नोसम इस डायग्राम में आपको आना चाहिए। और इसमें जो स्किन सुपरफिशियल फेशिया बाहर से अंदर की लेयर्स हैं, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक तो NBME में पूछी हुई है। उसके बाद जेनाइटो यूरिनरी ट्रॉमा कह रहे हैं, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा होता है। अच्छा, इसमें ब्लंट ट्रॉमा की वजह से जेनेटो यूरिनरी ट्रॉमा होता है। और मोटर व्हीकल कोलिजन, जैसे कि मतलब ब्लंटली कोई चीज़ आपको लगी है जेनेटो यूरिनरी वाली जगह पर, पेल्विक एरिया में ना, फिर रीनल की इंजरी हो सकती है, ब्लेडर की इंजरी भी हो सकती है, यूरिथ्रा की भी हो सकती है। तो रेनल इंजरी में हम सबसे पहले, अगर रेनल की हुई है ना, ऊपर लंबर रीजन में कोई ब्लंट ट्रॉमा लगा है, ब्लंट ट्रॉमा वो जो ज़ोर से कोई किसी ने कोई स्टिक मार दी। अच्छा, अब वो प्रेजेंट करेगा ब्रूज, फ्लैंक पेन और हेमाटोरिया। ठीक है, ब्रूज होगा और ये आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। कोज बाय डायरेक्ट ब्लोज और लोअर रिब फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद ब्लेडर इंजरी में कह रहा है कि प्रेजेंट विथ हेमाटोरिया, सुप्रा प्यूबिक पेन और डिफ़िकल्टी वॉइडिंग। ये अपने सिम्टम्स याद रखते हैं। अच्छा, इसमें जो चीज़ पूछी जाती है ना, वो ये है सुपीरियर ब्लेडर वॉल डोम की इंजरी होती है। डायरेक्ट ट्रॉमा टू दी फुल ब्लेडर अगर लगा है तो इसमें 2 अलग अलग है। अगर फुल ब्लेडर पर डायरेक्ट ट्रॉमा लगा है, जैसे सीट बेल्ट पहना हुआ है और एब्रप्ट इंक्रीज इंट्रावेजिकल प्रेशर, तो डोम रप्चर हो जाएगा। डोम इसका एक एरिया है, मैं नीचे आपको दिखा देती हूँ। चलिए हम बाद में देख लेते हैं। डोम उसका एक वीकेस्ट पार्ट है इसका ना, ब्लेडर का, यूरिनरी ब्लेडर का डोम वीकेस्ट पार्ट है। और इंट्रापेरिटोनियल यूरिन की अक्यूमुलेशन हो जाएगी। अब ये ब्लेडर है, ऊपर वाला उसका डोम वाला पार्ट फट गया, तो वहाँ से यूरिन निकल के इंट्रापेरिटोनियल रीजन में आ जाएगा और यूरिन की अक्यूमुलेशन हो जाएगी। अब पेरिटोनियम में यूरिन आ गया है, तो वहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वहाँ से अब एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन अब यूरिन में होता है बन और क्रेटिनिन। ठीक है, तो बन और क्रिएटिनिन आपके ब्लड में बढ़ जाएंगे, यूरिन से एब्जॉर्प्शन होगी और ब्लड में बढ़ जाएंगे। अब ये मैंने आपको डोम का बताया, डोम। ठीक है, अब इंटीरियर ब्लेडर वॉल और नेक इंजरी में आते हैं, तो पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से ये होता है परफोरेशन ऑफ द बोनी स्पाइक्यूल्स। बोनी स्पाइक्यूल्स उस ब्लेडर को इंटीरियरली इंजर करते हैं। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिन एक्यूमुलेशन, अब उसमें पेरिटोनियम में हो रहा था तो एब्जॉर्प्शन हो रही थी, इसमें एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिनरी एक्यूमुलेशन होगी और रेट्रोप्यूबिक स्पेस में। तो इसमें ये पूछता है कि अगर यूरिन रेट्रोप्यूबिक स्पेस में एक्यूमुलेट हुआ है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? परफोरेशन हो सकती है बाय द बोनी स्पाइक्यूल्स, या पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से ये हुआ होगा। ठीक है, और सीट बेल्ट इंजरी में आपको सुपीरियर ये ब्लेडर वॉल इंजरी मिलती है। अच्छा, ये हमने ब्लेडर का पढ़ लिया। अभी हम आते हैं यूरिथ्रा पर। तो यूरिथ्रा अब अकर्स इन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन मेल, बिकॉज मेल में यूरिथ्रा ऊपर से और नीचे प्रोस्टेट वाली जगह पर भी पूरा सा कवर होके आ जाता है। ये देखिए, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, प्रेजेंट विद ब्लड एट द यूरिथ्रल मीएटस, हेमाटोरिया, डिफ़िकल्टी वॉइडिंग। अब ये इसकी 3 चीज़ें बता रहा है। यूरिथ्रल मीएटस में ब्लड आएगा और हेमाटोरिया के साथ भी होगा, और वॉइडिंग मतलब डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन भी इसको होगी। अब कैथेटराइजेशन इसमें कंट्राइंडिकेटेड है, ये आपने इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। अब इंटीरियर यूरिथ्रल वॉल और पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल का बहुत पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इंटीरियर यूरिथ्रल वॉल की इंजरी हुई ना, तब ये किस में होती है? पेरिनेल स्ट्रेडल इंजरी में। आपको स्ट्रेडल इंजरी दिखाती क्या है? डिस्ट्रप्शन ऑफ द बल्बर स्पंजी यूरिथ्रा। ये वाली आपने ये वाली लाइन याद रखनी है। अगर बल्बर स्पंजी यूरिथ्रा, ये वाला देखें, अगर स्पंजी यूरिथ्रा में वो रहा है ना, डिस्ट्रप्शन आ रही है, तो स्क्रोटल हेमाटोमा होगा। इफ़ बक्स फेशिया स्टोन, यूरिन एस्केप्स इन द पेरिनियल रीजन। अब पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल इंजरी पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से होती है। डिस्ट्रप्शन एट बल्बो मेम्ब्रेनियस जंक्शन, ये आता है। बल्बो मेम्ब्रेनियस जंक्शन वीकेस्ट पार्ट है। यूरिन अगर रेट्रोप्यूबिक स्पेस में फिर आपको मिलेगा। और हाई राइडिंग प्रोस्टेट इज़ अ बज़वर्ड। तो इसमें आपको क्या रखना है? अब देखिए, स्पंजी यूरिथ्रा, ये वाली आप चीज़ देख लें, ये पूरा यूरिथ्रा आ रहा है इंटीरियर। ये ब्लेडर है, ब्लेडर से नीचे यूरिथ्रा निकला, इसने इससे प्रोस्टेट को क्रॉस किया और इसमें गया। तो आप देख लें, स्पंजी यूरिथ्रा ये वाली जगह होती है,
ठीक है। अगर ये रप्चर हो गई तो आपको स्क्रोटल हेमाटोमा मिलेगा। देखिए स्क्रोटम में पूरी ब्लड जाएगी, तो आपको स्क्रोटम में अच्छी खासी ब्लड मिलेगी इंटीरियर यूरिथ्रल इंजरी में। अब पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी में देखें क्या होता है, बल्बो मेम्ब्रेनियस जंक्शन होता है वीकेस्ट पार्ट, ये वाली जगह। अब ये वाला बल्बो मेम्ब्रेनियस जंक्शन टॉर्न होता है और यहाँ से पूरा यूरिन का लीकेज हो जाता है। इसकी जो मेन पॉइंट है ये देखें, प्रोस्टेट और ये यूरिथ्रा, इस प्रोस्टेट और इस वाली चीज़ से ना ये अलग हो गए। तो प्रोस्टेट जो है वो हाई राइडिंग हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, तो आपको हाई राइडिंग प्रोस्टेट मिलेगा। तो आपने समझ जाना है कि बल्बो मेम्ब्रेनियस जंक्शन पर आपको इंजरी हुई है। उसके बाद ऑटोनॉमिक इनर्वेशन ऑफ द मेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स। अब इसमें 3 चीज़ें बता रहा है, इरेक्शन, एमिशन एंड एक्सपल्शन। इरेक्शन जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है और जो एक्सपल्शन होता है वो सिम्पैथेटिक होता है। तो इरेक्शन आपने याद रखना है पैरासिम्पैथेटिक होता है। पेल्विक स्प्लेंचनिक नर्व्स पूछते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक में इरेक्शन के लिए पेल्विक स्प्लेंचनिक नर्व्स होती हैं। S2 S3 S4 होता है। अब इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा, साइक्लिक GMP की लेवल्स इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर ही सिल्डेनाफिल देते हैं, सिल्डेनाफिल भी साइक्लिक GMP की लेवल्स इंक्रीज़ करता है, तो स्मूथ मसल की वो रिलैक्सेशन करवाता है। और वेजोडाइलेशन जब होती है तो प्रो इरेक्शन, ये यहाँ तक है प्रो इरेक्शन। इसलिए सिल्डेनाफिल हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में देते हैं और वो भी साइक्लिक GMP की लेवल्स इंक्रीज़ करता है बाय इनहिबिटिंग फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5। ठीक है, PDE5 इनहिबिट करके वो करता है। अच्छा, उसके बाद नॉरेपिनेफ्रिन इंक्रीज कैल्शियम स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन और एंटी इरेक्टाइल है। ठीक है, इसलिए जब बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑन होती है तो इरेक्शन नहीं हो पाती, एंटी इरेक्टाइल है। उसके बाद एमिशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हाइपोगेस्ट्रिक एमिशन, और ये हाइपोगेस्ट्रिक नर्व या इसकी जो नर्व्स है ना वो इम्पॉर्टेंट है। और एक्सपल्जन में आपकी पोटेंडल नर्व आती है विजरल एंड सोमेटिक नर्व्स में। ये देखें, PDE5 इनहिबिटर सिल्डेनाफिल डिक्रीज साइक्लिक GMP ब्रेक डाउन, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 को इनहिबिट करके इंक्रीज करेगा साइक्लिक GMP। उसके बाद हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर आते हैं। स्पर्मेटोगोनिया है, मेंटेन जर्म सेल पूल एंड प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया का पता है, लाइन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये जर्म सेल बस इसकी लोकेशन बताए। अब जो इम्पोर्टेंट है ना स्पर्मेटोगोनिया का, तो बस आपने याद रखना है, जर्म सेल पूल पूरी बनाता है, स्पर्मेटोसाइट्स बना के इसमें अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, अब सर्टोली और लेडिक सेल पर आते हैं। सर्टोली जो सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं इनहिबिन बी। अब इनहिबिन बी अगर सीक्रेट करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव फीडबैक देगा FSH को। इनहिबिन बी जितना ज़्यादा होगा FSH उतना कम होगा। ये वाले इस डायग्राम में देखें, इनहिबिन बी का नेगेटिव फीडबैक जा रहा होता है FSH में। तो अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, सर्टोली सेल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, मेंटेन करते हैं लोकल लेवल्स ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन बनता है ना, वो यहाँ से डिफ्यूज़ आउट होके चला जाता है। ठीक है, चला जा सकता है वैसे अगर अब ये जो है ना सर्टोली सेल्स, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एक सीक्रेट करते हैं जो स्पर्म्स को या स्पर्मेटोगोनिया को आप समझ लें कि अपनी जगह पर इस वाले जो ये है ना इसमें पूरा वो करके रखता है। इसमें जिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना उसमें उसको बाइंड करके रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता, तो लोकल लेवल्स मेंटेन हो जाती हैं। प्रोड्यूस मिलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, हमने कल पढ़ा था, मिलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर सर्टोली सेल सीक्रेट करते हैं जिससे फीमेल की जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और मेल का हो जाता है। अगर मिलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं होगा तो फीमेल की डेवलपमेंट होगी और मेल प्लस फीमेल वाले क्राइटेरिया आपको मिलेंगे। उसके बाद टाइट जंक्शंस बिटवीन द एडजेसेंट सर्टोली सेल्स फ्रॉम द ब्लड टेस्टिस बैरियर। अच्छा हाँ, ये भी वो है, ब्लड टेस्टिस बैरियर में एक टाइट जंक्शन होता है जो एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, और दूसरा ये ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है। इन दोनों में बैरियर्स होते हैं जो एक तो चीज़ों को सही से हर चीज़ को अंदर नहीं आने देते। दूसरा टेस्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि इनको ऑटो इम्यून अटैक से बचाते हैं। ऑटो इम्यून जो हमारी बॉडी का अटैक होता है ना, उससे हाँ प्रिवेंट करते हैं। सपोर्ट इन नरिश डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ,
रेगुलर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये इसके फंक्शन बता रहे हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, इनहिबिंग की प्रोडक्शन अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो। अब यहाँ से ये क्वेश्चन सिनेरियो में देता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से कौन से वाले सेल्स अफेक्ट होंगे। तो सर्टोली सेल्स में तो स्पर्म की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। अब फॉर एग्जांपल बता रहे कि एक पेशेंट की क्रिप्टो ऑर्गेज़म है, ठीक है। क्रिप्टो ऑर्गेज़म में क्या होता है, डिसेंट फेलियर होता है, तो उसमें बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। तो क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ है, टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो इसमें आपसे लेवल्स पूछेगा सर्टोली में और लेडिक में। तो आपने क्या करना है कि इनहिबिन बी डिक्रीज़ हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ भी डिक्रीज़ हो जाएंगे, लेकिन टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। बिकॉज जो ये लेडिक सेल्स है ना, जो हम बाद में पढ़ेंगे, इन पर टेम्परेचर का कोई अफेक्ट नहीं होता। जो टेम्परेचर का पूरा अफेक्ट होता है वो सर्टोली सेल्स पर होता है, इसीलिए उसमें लेडिक सेल्स अनअफेक्टेड रहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन की नॉर्मल लेवल्स मोस्टली हम डिक्रीज़ कर देते हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल होंगी, ठीक है। उसके बाद हम नॉन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइन के लिए बता रहे हैं, लाइन करेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। नॉन जर्म सेल्स होते हैं, कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेरोन तो एस्ट्रोजन वया एरोमेटेज। तो कह रहा है यहाँ से आपको एरोमेटेज भी मिल सकता है। और सर्टोली सेल्स इन आर टेम्परेचर सेंसिटिव लाइन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये इसका फंक्शन बता रहे हैं। निमोनिक होमोलॉग टू फीमेल ग्रेन्युलोसा सेल्स, फीमेल में ग्रेन्युलोसा एरोमेटेज सीक्रेट करके एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं, तभी ये भी एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहे हैं। इंक्रीज टेम्परेचर सीन इन वेरिकोसील एंड क्रिप्टो ऑर्गेज़म, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था। देन लेडिक सेल में सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, ठीक है। इंटरस्टिशियम एंडोक्राइन सेल्स और होमोलोगस थीका इंटरना सेल्स, थीका इंटरना सेल से फीमेल में टेस्टोस्टेरोन बनता है, ठीक है। तो एंडोस्टेरोन बनता है देन टेस्टोस्टेरोन। तो आइए भी इससे भी लेडिक सेल भी टेस्टोस्टेरोन ही बनाएंगे जब उन पर एलएच एक्ट करेगा। तो आप यहाँ से इस डायग्राम में देख लें एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कैसे इसमें अंदर इसको बाइंड करके रख रहा है, और ये बाहर निकलने की कोशिश करें लेकिन नहीं निकल पा रहे स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो एक नॉर्मल लेवल बना के रखें कि अंदर इसकी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो सर्टोली सेल सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और अब बाहर वाला देख लें, बाहर है टेस्टोस्टेरोन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा टेस्टोस्टेरोन पर बनाएगा, और जो एफएसएच आएगा वो सर्टोली सेल्स पर एक्ट करेगा और उनको कहेगा कि आप इनहिबिन बी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें। और जब इनहिबिन बी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो एफएसएच डिक्रीज़ हो जाएगा। अभी हम रिप्रोडक्टिव की फिजियोलॉजी पर आते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का बता रहे बिगिन्स एट द प्यूबर्टी विद स्पर्मेटोगोनिया, फुल डेवलपमेंट टेक्स 2 मंथ्स, ठीक है। अक्कर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, प्रोड्यूसेस स्पर्मेटिड्स दैट अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ऊपर ऊपर से देख लेना। लॉस, अब बस ये याद करना कि लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक और कंटेंट्स कैन ऑफ सेक्रोसोमल, जब उस पर केप लगती है तो मेच्योर स्पर्मेटोजोआ होते हैं। और ये वाले जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। टेल की मोबिलिटी इम्पेयर होती है, सिलियरी डिस्काइनेजिया का टागनर सिंड्रोम में जो इनफर्टिलिटी करवाते हैं। और टेल की मोबिलिटी नॉर्मल होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, लेकिन उसमें वास्ट डिफरेंस होता है ना, वो एब्सेंट होता है, वो होता ही नहीं है। जो हम वेजेक्टमी करते हैं ना, परमानेंट वो वाली कंट्रासेप्शन ऐसे यूज़ करते हैं, तो उसमें भी ये वास्ट डिफरेंस ही कट करते हैं। तो इसमें तो वास्ट डिफरेंस होते ही नहीं, तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ये दो डिफरेंस आपने बस इंपॉर्टेंट है याद रखना। बाकी इसको आप ऊपर से देख लें तो ठीक है, वरना ये कभी टेस्ट हुए नहीं है, ठीक है। ये स्पर्मेटिड हेप्लॉइड होते हैं, 1 न्यूक्लियस और 1 क्रोमोसोम, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद एस्ट्रोजन पर आते हैं। एस्ट्रोजन का सोर्स बता रहे हैं ओवरी होता है, ओवरी में एस्ट्राडायोल, मैंने ऐसे याद किया था 2 ओवरीज होते हैं तो 2 एस्ट्राडी आए ना, डायोल, तो डायोल ओवरी से आता है, प्लेसेंटा से एस्ट्रायोल आता है, ट्राई, और एडिपोज टिश्यू से एस्ट्रोन आता है वाया एरोमेटाइजेशन। मतलब एडिपोज टिश्यू एरोमेटेज रिलीज़ करेंगे और उसके बाद वो एरोमेटाइजेशन होकर एडिपोज टिश्यू से भी एस्ट्रोजन बनेगा।
उसके बाद इसकी पोटेंसी बताई हुई है कि एस्ट्राडायोल जो ओवरी से होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर एस्ट्रॉन एंड देन एस्ट्रायोल। ठीक है, अब फंक्शन इसका बता रहा है डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ब्रेस्ट, फीमेल फेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी डेवलपमेंट इसकी करवाएगा। फॉलिकल एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन करवाएगा। मैंने आपको बताया था एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करके जब बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन आ जाता है, जिसे हम बाहर एस्ट्रोजन सप्लीमेंट से देते हैं और ओसीपीज़ के लिए, तो यूटेराइन कैंसर और यूटेराइन हाइपरप्लेजिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंडोमेट्रियल वही चीज़ है। और मायोमेट्रियम की एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। अप रेगुलेशन ऑफ द एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स और एलएच एंड प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर फीडबैक इनहिबिशन देगा एफएसएच एलएच को और एलएच सर जाएगा। अब स्टिमुलेशन ऑफ द प्रोलैक्टिन सीक्रेशन, हाँ ये वाला आप याद रख लें कि जो एस्ट्रोजन है ना वो प्रोलैक्टिन को इंक्रीज़ करता है, लेकिन प्रोलैक्टिन जीएनआरएच और एस्ट्रोजन को डिक्रीज़ करता है। इन दोनों का अपोजिट है। एस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन को इंक्रीज़ करता है, लेकिन प्रोलैक्टिन उन दोनों को डिक्रीज़ करता है। और डिक्रीज़ प्रोलैक्टिन का एक्शन ऑन दी ब्रेस्ट। ठीक है, स्टिमुलेशन उसने इंक्रीज़ की लेकिन एक्शन डिक्रीज़ कर लिया। इस वाले चीज़ में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप ये वाला अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इंक्रीज़ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, इंक्रीज़ एचडीएल और डिक्रीज़ एलडीएल, ये इसके फंक्शन पता है। देखिए एलडीएल डिक्रीज़ हो रहा है, इसी वजह से ये एस्ट्रोजन एलडीएल को डिक्रीज़ करता है। इसी वजह से जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांसेस हैं, वो आपको मेल्स में ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू फीमेल। प्रेगनेंसी बता रहा है 50 फोल्ड इंक्रीज़ इन एस्ट्राडायोल इन एस्ट्रोन और 1000 फोल्ड इंक्रीज़ इन एस्ट्रायोल। एस्ट्रायोल प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है, तो फीटल वेलबींग के लिए आपको इंडिकेटर है। उसके बाद एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एक्सप्रेस्ड इन दी साइटोप्लाज्म ट्रांसलोकेट टू द न्यूक्लियस व्हेन बाउंड बाय द एस्ट्रोजन। अब ये साइटोप्लाज्म में इसके रिसेप्टर्स बता रहा है कि इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो साइटोप्लाज्म में अंदर जाके एक्ट करते हैं। ये कोई भी लिपिड वाला हार्मोन हो ना, उसके रिसेप्टर अंदर चले जाएंगे, या तो साइटोप्लाज्म में या तो न्यूक्लियस में। तो दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करना, मैं भी करवाती हूँ अभी से। ये पहले देखिए फॉलिकल है, फॉलिकल में थीका सेल्स होते हैं और ग्रेन्युलोसा, टी और जी याद रख लें। ठीक है, तो थीका होते हैं, जो थीका सेल्स होते हैं ना, थीका इंटरना होता है, थीका एक्सटर्ना होता है। थीका एक्सटर्ना जस्ट एक लेयर है। ठीक है, थीका इंटरना में से आपका बनता है ये एंड्रोजन। अब देखें ऊपर वाले ये थीका इंटरना इसने बनाई हुई है। थीका इंटरना पर ल्यूटिनाइजिंग एलएच ने एक्ट किया। साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर याद रखना है ना इसका। साइक्लिक एएमपी पॉजिटिव कोलेस्ट्रॉल से इन्होंने एंड्रोस्टेरोन बना लिया। तो सिंपली थीका इंटरना में आपके एंड्रोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन बन रहे हैं। अब ये एंड्रोस्टेरोन अंदर जाएंगे ग्रेन्युलोसा वाली लेयर में। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसा में एरोमेटेज मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ग्रेन्युलोसा जैसे सर्टोली सेल के वो हैं, एक दूसरे से वो करते हैं और एरोमेटेज से एक्ट करके एस्ट्रोन और एस्ट्राडायोल बना देंगे और एस्ट्रोजन बना देंगे। तो सिंपली टी और जी मैंने याद किया था, टी से थीका है तो थीका में से आपका एंड्रोजनस बनेंगे, और जी से ग्रेन्युलोसा है तो ग्रेन्युलोसा से आपके एस्ट्रोजन बनेंगे। और एस्ट्रोजन एफएसएच बनाता है नीचे से देखें, और टेस्टोस्टेरोन आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन पर आते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम इसके सोर्स से प्लेसेंटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स और टेस्टिस से रिलीज़ होता है और ल्यूटियल फेज में रिलीज़ होगा। प्रिपेयर्स यूटेरस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग करवाएगा। ठीक है, इम्प्लांटेशन करवाता है। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्यूलर प्रोलिफरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। लेकिन अगर अभी आपने देखना है कि ग्लैंड्यूलर सिक्रेशन और स्पाइरल आर्टरी की जो डेवलपमेंट है ना वो प्रोजेस्टेरोन करवाता है। ये पूछते हैं कि कौन से, मैं आपको उसकी डायग्राम दिखा दूँगी थोड़ी देर बाद में। प्रोडक्शन ऑफ द थिक सर्वाइकल म्यूकस इनहिबिट ऑफ द स्पर्म एंट्री इनटू द यूट्रस। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है। इसीलिए ये कंट्रासेप्शन में हम प्रोजेस्टेरोन के पैचेस लगाते हैं और इंट्राडर्मल ट्रांसडर्मल लगाते हैं, ताकि सर्वाइकल म्यूकस थिक हो और स्पर्म की एंट्री ना हो यूटेरस में। अब प्रिवेंशन ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करवा रहा था, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया नहीं करवाएगा, बिकॉज एस्ट्रोजन उसको इंक्रीज़ कर रहा था, ये उसको इनहिबिट कर रहा है। इसलिए हम ओसीपीज़ में एस्ट्रोजन के साथ रिकमेंड होता है कि आप प्रोजेस्टेरोन भी कंबाइन करके दे दें।
ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बॉडी टेम्परेचर, इसने इंक्रीज़ किया, एस्ट्रोजन रिसेप्टर के एक्सप्रेशन डिक्रीज़ किए, GH और FSH डिक्रीज़ करता है और प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करेगा, मायोमिलेट की एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज़ करेगा। इसीलिए ही पूरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको प्रोजेस्टेरोन चाहिए होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। इन केस अगर कभी प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन लास्ट ऑफ प्रेगनेंसी कम हो गया तो एबॉर्शन हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन का मेंटेन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है इसीलिए। और प्रोलेक्टिन का एक्शन भी ब्रेस्ट पर डिक्रीज़ करता है। फॉल इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर आफ्टर डिलीवरी डिसइनहिबिट प्रोलेक्टिन। देखिए एस्ट्रोजन ने प्रोलेक्टिन की स्टिम्युलेशन को इंक्रीज़ किया लेकिन उसके एक्शन को डिक्रीज़ किया, लेकिन प्रोजेस्टेरोन ने उसको दोनों को डिक्रीज़ कर दिया। तो जब ये दोनों कम हो जाते हैं तो प्रोलेक्टिन खुद ही आ जाता है, तो लैक्टेशन होती है और प्रोजेस्टेरोन इज़ इंडिकेटिव ऑफ द ओव्यूलेशन। उसके बाद हम oogenesis पर आते हैं। प्राइमरी oocytes बिगिन इन meiosis 1। अब ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। प्राइमरी oocytes बिगिन होते हैं meiosis 1 में ड्यूरिंग फीटल लाइफ, इनकम्प्लीट होते हैं ऑफ द meiosis 1 जस्ट प्रायर टू द ओव्यूलेशन। meiosis 1 होती है और meiosis 2 होती है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मुझे बता देना, मैं पूरी ये वाली टॉपिक दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी 1 और 2। तो एक होती है जो मतलब सेपरेशन होती है ना, क्रोमेटिड्स हाफ होते हैं, तो वो meiosis 1 में होती है और उसके भी हेप्लॉइड होते हैं meiosis 2 में। तो meiosis 1 इज़ अरेस्टेड इन द प्रोफेज 1 ऑफ फॉर ईयर्स अंटिल द ओव्यूलेशन। प्राइमरी oocyte का बता रही हूँ कि जो meiosis 1 होती है ना, प्रोफेज 1 में meiosis 1 स्टॉप हो जाती है ओव्यूलेशन तक। अब जब बेबी एक बच्चा होता है, वो जब फीमेल बेबी का बता रही हूँ ना, वो जब माँ के पेट में अंदर होती है ना, तो जब तक उसको 12 साल उसकी होती है ना, मतलब एवरेज लेते हैं हम प्यूबर्टी की एज, तो जब तक उसको प्यूबर्टी नहीं हो रही ना, वो बेबी meiosis 1 के भी प्रोफेज 1 में होती है। उसका जो ओवम होता है, ओवम की साइकिल होती है, वो वहाँ पर स्टॉप्ड होती है जब तक उसको प्यूबर्टी नहीं होती। ठीक है, meiosis 1 और प्रोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज 1 पर अब जब उसको प्यूबर्टी हो जाती है ना, तो meiosis 2 स्टार्ट, मतलब meiosis 1 पहले कंप्लीट होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1, फिर 2 स्टार्ट होगी meiosis, और meiosis 2 में भी तो प्रोफेज और मेटाफेज एनाफेज रहेगा ना, तो meiosis 2 के मेटाफेज तक फिर वो अरेस्ट रहती है, स्टॉप रहती है, जब तक उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती। तो जैसे ही उसमें फर्टिलाइजेशन होती है तो वो मेटाफेज 2 अपना कंप्लीट करती है एंड देन टेलोफेज 2 बाकी जो उसके लास्ट बचते हैं वो अपने कंप्लीट करती है, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, तो जब बेबी फीमेल बेबी मदर के उसमें अंदर होती है तो उसी वक्त उसमें ओवम बन जाते हैं। ओवम बन के प्रोफेज 1 में वो करते हैं, स्टॉप कर जाते हैं, मतलब अरेस्ट हो जाते हैं। फिर उसकी डिलीवरी बर्थ होता है और उसके बाद वो जब जब तक उसको प्यूबर्टी नहीं होती 10 to 12 ईयर्स, जैसे ही उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, वो अपनी meiosis 1 कंप्लीट करेगी और meiosis 2 स्टार्ट करेगी। फिर वो meiosis 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगी अंटिल दी फर्टिलाइजेशन। फिर जब उसमें फर्टिलाइजेशन होती है तो वो अपना ये मेटाफेज 2 कंप्लीट करेगी और उसकी वो meiosis वाली साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूछते हैं, इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर विद इन 1 डे द सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो जाएगा, जो meiosis 2 पर अरेस्ट था वो डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछते हैं कि डाउन सिंड्रोम जो मैटरनल एज की वजह से होता है ना, वो भी आपका प्रोफेज 1 में अरेस्ट होता है। मैटरनल एज उसको प्यूबर्टी वाले में जब तक उसको हो, अब जब तक उस वाले एक की बारी आए प्यूबर्टी की, तब तक वो बिल्कुल अब वो हो जाता है। जब 35-40 की फ़ीमेल हो जाती है ना, तो उसकी बेबी में डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो इसी वजह से होता है। तो वो पूछते हैं कि कौन सी स्टेज में मसला आया है तब तो उसको डाउन सिंड्रोम हुआ है, तो प्रोफेज 1 में मसला आता है, इसलिए डाउन सिंड्रोम वाले ये वाला इसका बस वो पूछ लेते हैं फेज़। ठीक है, अब 46 क्रोमोसोम्स थे, सबसे पहले मेटा वो होती है माइटोसिस। ठीक है, तो वो ही
उसके बाद ये 46 से 92 बने। अब मायोसिस होगी। मायोसिस में आपको पता है कि हेप्लॉइड हाफ नंबर बनता है, तो 92 से 46 का हाफ, ठीक है। पहले एक अरेस्टेड होगा अनटिल द ओव्यूलेशन, प्रोफेज़ 1 में मैंने आपको बताया। फिर ये 46 हो गए, एक डीजनरेट हो गया, अभी एक 46 बचा। अब ये अरेस्ट होगा मेटाफेज़ 2 में अनटिल दी फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो ये 23 में कन्वर्ट हो जाएगा और 23 फीमेल से 23 मेल से मिलके एक ज़ाइगोट बनाते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन हम पढ़ते हैं फॉलिकल रप्चर, सेकेंडरी oocyte रिलीज़, ठीक है। फॉलिकल पहले रप्चर होता है, जो सेकेंड ओव्यूलेशन में देखें सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो रहा है, इसको भी हाईलाइट कर देना, ठीक है। सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन में रिलीज़ हो रहा है और कॉज बाय द सडन LH रिलीज़। LH का सर्ज आता है मिड साइकिल में 13th डे पर LH का सर्ज आता है, इसलिए ओव्यूलेशन होती है। एस्ट्रोजन नॉर्मली इनहिबिट द LH बट हाई एस्ट्रोजन एट मिड साइकिल ट्रांजिएंटली स्टिमुलेट्स LH और LH की ओव्यूलेशन हो जाती है। अब ये मिडिल हर्ट्स बता रहे पेन विथ ओव्यूलेशन। इसमें क्या होता है, जब फीमेल को पेन होता है ना, मतलब जब ओव्यूलेशन होती है तो उस वक्त उसको अपेंडिसाइटिस जैसा पेन होता है, ठीक है। कभी कभी होता है जो जब ओवम वो रप्चर कर रहा होता है ना, तो वो थोड़ा सा पेरिटोनियम वाली लेयर को डिस्टर्ब करता है, तो इसका यही है कि पेन विथ ओव्यूलेशन एसोसिएटेड पेरिटोनियल इरिटेशन इज नॉर्मल ब्लीडिंग अपॉन द फॉलिकुलर रप्चर टिपिकली यूनिलेटरल इन माइल्ड बट कैन मिमिक अक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है। ये अपेंडिसाइटिस को वो करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ रहे हैं कि रेगुलर साइक्लिक चेंजेस पीरियोडिकली प्रिपेयरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी अकर्स इन फेजेस। ये बस बता रहा है कि फेजेस में थी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, अब इसमें दो हैं, ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल, ठीक है। ओवेरियन साइकिल में आपको फॉलिकुलर फेज़ मिलता है और यूटेराइन साइकिल में यूट्रस का बताएगा कि प्रोलिफरेटिव फेज़ और सीक्रेटरी फेज़ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये हम पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ओवेरियन साइकिल में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज़ होता है, फॉलिकल डेवलप होंगे, ठीक है। लेट स्टेजेस आर स्टिमुलेटेड बाय FSH, क्या करेगा फॉलिकल को मेच्योर, पहले FSH आता है जैसे 7th डे पर मेंस्ट्रुएशन इन पे मतलब ख़त्म होती है ना, ये वाला देखिए 0 डेज़ पर मेंस्ट्रुएशन हुई, ठीक है। ये 0 to 7 डेज़ तक मेंस्ट्रुएशन चली, ठीक है। अब इस 7th डे पर आएगा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो अब वो वाला एक जिससे मेंस्ट्रुएशन हुई थी वो पूरा डिजेनरेट हो गया। अब नया एक आएगा, FSH आके उस नए एक को मेच्योर करेगा 7th डे पर, ठीक है। 7th to 13 डेज़ तक उसको मेच्योर करता रहेगा FSH। फिर 13th डे पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है LH का सर्ज, ठीक है। LH का सर्ज होता है और साथ में एस्ट्रोजन भी आता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन ये यहाँ पर 14th डे लिखा हुआ है, 13, 14, 15 ये 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ओवम वो जो उसको FSH ने मेच्योर किया था उसका सर्ज होके LH का सर्ज होके वो ओवम रप्चर हो जाएगा और इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन। अब देखिए एस्ट्रोजन का इसमें सर्ज आया है, ठीक है। अब ये वाली जो स्टेज थी ना, ये थी प्रोलिफरेटिव, जिसमें एस्ट्रोजन होता है उसमें कहते हैं प्रोलिफरेटिव, और जिसमें और ओव्यूलेशन के बाद वही जो एक है ना जो रप्चर हुआ था, अब वो बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम में बन के प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो सीक्रेटरी फेज़ को मेंटेन रखता है। ये वाला आप डायग्राम इसकी याद रखना, स्पाइरल आर्टरी है, स्पाइरल आर्टरी की शेप देखें, प्रोलिफरेटिव फेज़ में बिल्कुल ऐसे है डायलेटेड और वाइट, ठीक है। और सीक्रेटरी फेज़ में बहुत ये देखें कर्ल हुई हुई है और स्पाइरल ऐसे शेप्ड है। तो ये जो होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन की, आप पहले नीचे इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो सीक्रेटरी फेज़ में ये जो ये वेसल्स हुई हैं ना, ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से हुई हैं और प्रोलिफरेटिव फेज़ में एस्ट्रोजन ने इनको ये डायलेटेड रखा हुआ है, ठीक है। अब ओवेरियन साइकिल में फॉलिकुलर फेज़ मैंने आपको बताया FSH होता है, वो उसको मेच्योर करता है, और ल्यूटियल फेज़ होता है जो ओव्यूलेशन के बाद होता है, ठीक है। और इसकी फिक्स होती है 14 डेज़ की। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकुलर रेमिनेंट्स आर स्टिमुलेटेड बाय LH। अब ल्यूटियल फेज़ में आप पहले लिख लें यहाँ पर कि प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है। अब यूटेराइन साइकिल प्रोलिफरेटिव फेज़ एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट स्टिमुलेटेड बाय द एस्ट्रोजन स्ट्रेट नेरो एंडोमेट्रियल ग्लैंड, ये देखें ये स्ट्रेट है और नेरो हल्का सा सिर्फ कर लें, तो ये एस्ट्रोजन की वजह से होता है, ये क्वेश्चन आता है,
ठीक है। और सीक्रेटरी फेज एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन फॉर द इम्प्लांटेशन स्टिमुलेटेड बाय द प्रोजेस्टेरोन टॉर्टस डायलेटेड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। ये देखें टॉर्टस डायलेटेड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, और यह प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। ठीक है। ये फेजेस हैं हाइपोथैलेमस से GnRH आया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में FSH और LH का हुआ। ठीक है। अब FSH और LH ये फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल को डेवलप कर रहे हैं और वो एस्ट्रोजन की वजह से बढ़ रहे हैं। फिर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल हो गया, फिर ओव्यूलेशन हुई, रप्चर हो गया, मैंने आपको बताया। फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोजेस्टेरोन बनाता है। ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम फिर वो कॉर्पस अल्बिगन्स बन के ख़त्म हो जाता है। इसमें ये वाली डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉर्टस कौन सा है और डायलेटेड कौन सा है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं एब्डोमिनल यूटेराइन ब्लीडिंग। एब्डोमिनल यूटेराइन ब्लीडिंग डेविएशन ऑफ द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बिना वजह भी ब्लीडिंग हो रही है तो इसका ये बस इम्पॉर्टेंट है, या तो वॉल्यूम कम ज़्यादा हो, या तो ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी, कोई भी चीज़ जो यूटेराइन ब्लीडिंग जिससे मेंस्ट्रुएशन होती है उसको कम या ज़्यादा करे, या बिना वजह बिना उसके हो रही है, तो मतलब कोई भी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल वॉल्यूम। ठीक है। अब इसका पाम कॉइन बहुत फेमस इसका निमोनिक है। पोलिप हो गया, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। एडिनोमायोसिस में क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो है ना वो मायोमेट्रियम के अंदर चला जाता है, तो उसी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। लियोमायोमा एक ट्यूमर है उसकी बिनाइन, उसकी वजह से हो सकती है। मेलिग्नेंसी, हाइपरप्लेजिया हो गया, कोएगुलोपैथी हो गई, ओव्यूलेटरी होगी। ठीक है। आयाट्रोजेनिक हमने ड्रग्स दे दिए, OCPs दे दिए, तो जब उस पेशेंट ने OCPs छोड़े तो दोबारा उसको ब्लीडिंग हो गई। टर्म्स सच एज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, मेनोरेजिया और मेट्रेजिया और पॉलीमेनोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया और नो लॉन्गर रिकमेंडेड। ठीक है। ये पहले हुआ करते थे कम और ज़्यादा करने के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन कंसेप्शन मोस्ट कॉमनली अकर्स इन द अपर एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है। इस वाले रीजन में एम्प्यूला ये यहाँ से एक निकलता है और यहाँ पर होती है मोस्टली। occurs within the 1 day of ovulation. Implantation in the uterine wall occurs 6 days after the fertilization. ठीक है। ये हम पढ़ के आए हैं मोस्टली। इसमें से जो आता है सेंसेशन ट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट करेंगे बीटा HCG विच इज़ डिटेक्टेबल इन दी ब्लड में वो 1 वीक के बाद ही हो जाता है, लेकिन यूरिन में वो 2 वीक्स के बाद होता है। ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है कि बीटा HCG ब्लड में 1 वीक तक आ जाता है और ये यूरिन में 2 वीक्स लगाता है फर्टिलाइजेशन के बाद भी। ठीक है। और टाइम सिंस फर्टिलाइजेशन यूज्ड इन दी एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोनिक पीरियड है, जेस्टेशनल एज है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से, ग्रेविडा मतलब नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, और पेरिटी मतलब नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज दैट रिजल्टेड इन लाइव बर्थ। ठीक है। तो मैंने इसको पारा से याद किया था, मतलब उसने पार कर लिया, तो मतलब उसके जो बेबी जितनी बार भी प्रेग्नेंट हुई तो उसका जो बेबी वो लाइव बर्थ में है। ठीक है। Placental hormone secretion generally increase over the course of pregnancy, but HCG peaks at 10 weeks of the gestation. अब ये वाला देखें, HCG सिर्फ 10 वीक्स तक जेस्टेशन तक वो होता है, फिर उसके बाद कम पीक पर जाता है, फिर कम हो जाता है। ठीक है। और पहले 8 to 10 वीक्स उसको कॉर्पस ल्यूटियम वो इसीलिए होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर सके। अब देखें 10 वीक्स तक प्लेसेंटा या बेबी होता है अपना वो प्रोजेस्टेरोन नहीं बना सकता, तो ए बीटा HCG सीक्रेट करता है, तो वो बीटा HCG कॉर्पस ल्यूटियम को कहता है कि अब थोड़ी देर रुक जाएं, प्रोजेस्टेरोन बनाए 8 to 10 वीक्स तक, जब तक हम खुद रेडी हों। तो 8 to 10 वीक्स तक जो प्रोजेस्टेरोन बनाना होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाना होता है, और उसको जो रिक्वेस्ट करता है या मेंटेन करता है वो ही बीटा HCG। ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट। अब 8 to 10 वीक्स के बाद बेबी के पास इतनी पावर आ जाती है, या उस प्लेसेंटा के पास इतनी पावर आ जाती है कि वो अपना प्रोजेस्टेरोन खुद बनाए। फिर 10 वीक्स के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम को कहता है कि आप भले चले जाएं, अभी हमें आपकी नीड नहीं है, हम खुद ही अपना प्रोजेस्टेरोन बना सकते हैं टू मेंटेन दिस प्रेगनेंसी। तो वो अपना प्रोजेस्टेरोन खुद बनाते हैं, इसीलिए बीटा HCG की लेवल बाद में कम हो जाती है, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है उस वहाँ बैठ के उसको रिक्वेस्ट करने की। अच्छा, ये चेंजेस
इन प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिक चेंजेस इन प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट हैं। रेस्पिरेशन में आपको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मिल जाती है बिकॉज एक प्रेग्नेंट जो पेशेंट होती है वो बहुत ज़्यादा टेकीपनिया में चली जाती है। रेस्पिरेटरी रेट उसका इंक्रीज़ हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ हो जाएगी और ऑक्सीजन इंक्रीज़ हो जाएगी, तो माइल्ड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में जाएगी। कार्डियोवेस्कुलर में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है। इतना ज़्यादा अब खुद को भी उसको ब्लड देना है और बेबी को भी देना है, तो दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी। और पेरिफेरल एडिमा भी याद रखना। और यहाँ पे जो ना वेज़ो डायलेशन हो जाती है आर्टरीज़ की, इसी वजह से भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है। आर्टीरियल वेज़ो डायलेटर आप अपना खुद का ऐड कर लेना CVS में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कॉन्स्टिपेशन, गर्ड और गॉल स्टोन प्रेगनेंसी में इसीलिए बनते हैं बिकॉज जो प्रेगनेंसी में एक हार्मोन ना प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो मेन उसमें जो गॉल ब्लैडर है उसकी मोबिलिटी या उसकी स्टेसिस को कम करता है, डिक्रीज़ करता है, तो इसीलिए गॉल स्टोन इसमें हो जाते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से गॉल स्टोन होते हैं। कॉन्स्टिपेशन इस वजह से होती है कि जो मसल्स है ना, ये कोलोनिक मसल, उनकी भी मूवमेंट डिक्रीज़ हो जाती है। और गर्ड तो नीचे इतना बड़ा बेबी है वो पुश कर रहा है ऊपर स्टमक को, तो गर्ड के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। स्किन में आते हैं, मिलास्मा हो जाता है, लीनिया नाइग्रा, एरियुलर डार्कनेस, स्ट्राइया ग्रेविडम, वेरिकोज वेन, पामर एरिथेमा, ठीक है। अच्छा, मस्क्यूलर स्केलेटन में आप देख लें लोरडोसिस हो जाती है और जॉइंट लेक्सिसिटी बढ़ जाती है बेबी के प्रेशर की वजह से। अब रीनल में देखें GFR इंक्रीज़ हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GFR नॉर्मली ही इंक्रीज़ हो जाता है प्रेगनेंसी में, इस और बन और क्रेटिनिन डिक्रीज़ हो जाता है। ग्लूकोसूरिया, माइल्ड ग्लूकोसूरिया इज़ वेरी नॉर्मल इन प्रेगनेंसी, ये भी क्वेश्चन यूवर्ल्ड में आता है। प्रोटीन्यूरिया फिर हो जाती है, अब GFR डिक्रीज़ होगा तो ये चीज़ें ज़्यादा लीक आउट होंगी। हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरिटर हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ये यूरिटर को पुश कर रहा होता है बेबी, उसका पाथ ब्लॉक कर रहा होता है। डाइल्यूशनल एनीमिया क्यों होता है? डाइल्यूशनल एनीमिया मतलब एनीमिया वैसे नहीं है, बट बॉडी में पानी या फ्लूइड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उतनी RBCs हमें डाइल्यूट होकर नज़र आ रहे हैं। डाइल्यूशनल एनीमिया हाइपर कोएगुलेबल स्टेट बन जाती है प्रेगनेंसी में, इसलिए हम लोप्रिन रिकमेंड करते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी जाती है। देन इंसुलिन रेजिस्टेंस पर आते हैं और सीक्रेशन भी बढ़ जाती है, लाइपोलाइसिस, फैटी यूटिलाइजेशन और पिट्यूटरी इनलार्जमेंट हो जाती है, इसीलिए शीहान सिंड्रोम होता है एंडोक्राइन में, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद शीहान सिंड्रोम होता है पिट्यूटरी इनलार्जमेंट की वजह से, वो बाद में प्रेगनेंसी के बाद वो पूरी मेंटेन नहीं कर पाता ब्लड फ्लो, ठीक है। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ गए और CBG और ग्लोबुलिन सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन सारे बढ़ जाते हैं, तो ये प्रेगनेंसी में सारा होता है। अच्छा, उसके बाद हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन पर HCG पर आते हैं। सोर्स है इसका सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा, फंक्शन है इसका मेंटेन, अभी ये जो मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट वाली चीज़ वो इधर ये लिख के बताएगा। मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, 10 प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को फॉर द फर्स्ट 8 to 10 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन बाय एक्टिंग लाइक ए लीच। उसको कहेगा कि थोड़े 8 to 10 वीक्स के लिए आप मेंटेन होके रहें और कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करें, अदरवाइज नो ल्यूटेल सेल स्टिमुलेशन और एबॉर्शन हो जाएगी पहले 8 वीक्स में। ल्यूटियल प्लेसेंटल शिफ्ट हो जाता है, मतलब ल्यूटियन कॉर्पस ल्यूटियम से प्लेसेंटा खुद अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है, उसको कहते हैं ल्यूटियल प्लेसेंटल शिफ्ट इज़ कंप्लीट आफ्टर 8 to 10 वीक्स। प्लेसेंटा सिंथेसिस इट्स ओन एस्ट्रायोल एंड प्रोजेस्टेरोन एंड कॉर्पस ल्यूटियम रीजनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम 10 वीक्स के बाद रीजनरेट हो जाएगा और अपना प्रोजेस्टेरोन खुद बनाएगा। यूज टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी बिकॉज इट अपीयर्स अर्ली इन दी यूरिन में 2 वीक्स के बाद, ब्लड में 1 वीक के बाद। हिज आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट होता है LHFS TSH, बीटा सब यूनिट इज़ यूनिक, मैंने आपको पहले एंडोक्राइन में भी हमने पढ़ा था, डिटेक्टेड बाय द प्रेगनेंसी टेस्ट बट स्ट्रक्चरली सिमिलर TSH से होता है। और जब बीटा HCG बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, जैसे कंप्लीट मोल में और कोरियोकार्सिनोमा में बीटा HCG बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो में प्रेग्नेंट पेशेंट को हाइपर थायरॉयडिज्म वाले सिम्टम्स आते हैं। बीटा HCG इज़ इंक्रीज इन मल्टीफेटल जेस्टेशन, ये पढ़ना है आपने, याद रखने इसके एग्जाम्पल। हाइडेटिव फॉल मोल में डिक्रीज़ हो जाएंगे, कोरियोकार्सिनोमा और डाउन सिंड्रोम में बीटा HCG इंक्रीज़ हो जाता है और डिक्रीज़ हो जाता है एडवर्ड सिंड्रोम और पटाव सिंड्रोम में और या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है।
ये इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज़ किस में होता है और डिक्रीज़ किस में होता है। उसके बाद ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन पर आते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसका सोर्स भी हार्मोन्स जो भी हैं सारे सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं। साइटोट्रोफोब्लास्ट सिर्फ सेल्स बना रहे थे। ठीक है, फंक्शन इसका है प्रोमोट इंसुलिन की रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाता है ये लैक्टोजन वाला हार्मोन। और टू सप्लाई द ग्रोइंग फीटस विद ग्लूकोज इन अमीनो एसिड, वो ताकि जो मदर है ना उसकी बॉडी में ग्लूकोज इंक्रीज़ हो और वो ग्लूकोज सारा उसमें जाए, बेबी में जाए। कॉन्करेंटली स्टिमुलेट्स इंसुलिन सीक्रेशन, इनएबिलिटी टू ओवरकम। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है इसी वजह से।